आप लोग बताएं, आप लोगों ने देख। एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। कोई भी छोटा मोटा वुंड, आपको हल्की सी कोई खराश आ गई है, ब्लड निकला है, आप उसको जिस तरह स्पिरिट से, आप आयोडीन से साफ करते हैं, इसी तरह आप टिंचर से भी कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? किसी को कोई प्रॉब्लम? जी सर, आ रही है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी यही, आयोडीन टिंचर इज एन एंटीसेप्टिक, इट इज कॉल्ड वीक आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, और कैसे इसमें अपरेटस क्या यूज हुआ हुआ था? बीकर। ठीक है, बीकर आपने ग्लास के टाइप की चीज देखी होगी, उसको बीकर कहते हैं। ठीक हो गया? उस पर डिफरेंट निशान लगे होते हैं, 50 ml, 100 ml, 150, 200 ml। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेजुएटेड मार्क्स लगे होते हैं ऊपर। ठीक, वो ग्लास का होता है और आम ग्लास की तरह का ही होता है। ठीक है, इसी तरह स्टेरर, स्टेरर कहते हैं जिस तरह चम्मच होती है, आम जबान में हम चम्मच कहते हैं, लेकिन लैब के अंदर इसी तरह ये ग्लास की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है, चम्मच टाइप। जो जिस तरह हम शरबत बनाने के लिए चम्मच से शुगर या कुछ भी चीज मिक्स करते हैं, इसी तरह सॉल्यूशंस और केमिकल्स को मिक्स करने के लिए स्टेरर। समझ आ गई? नेक्स्ट इसमें जो चीज थी, स्पैचुला। स्पैचुला सही जबान में बताएं तो वो चम्मच होती है, केमिकल्स निकालने के लिए किसी भी बॉटल में से, किसी चीज में से भी। स्पून टाइप की ये चीज होती है, लेकिन इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में या लेबोरेटरी की लैंग्वेज में स्पैचुला कहते हैं। सही है। स्टेरर क्या होता है? मिक्सिंग के लिए। स्टेर, स्टेर इंग्लिश में भी इसका ये मतलब होता है, स्टेरिंग करना, मिक्स करना। जो चीज जिससे करते हैं उसको स्टेरर कहते हैं। वेइंग बैलेंस, वो आपका वेट बैलेंस होगा जिसके ऊपर आप अकॉर्डिंगली जितने ग्राम आपने जो भी चीज वे करनी है उससे वे कर लेंगे। ठीक है, केमिकल्स कौन कौन से यूज हुए थे? अल्कोहल, आयोडीन, सोडियम आयोडीन और प्यूरिफाइड वाटर। प्रोसीजर आपके सामने है, उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया आपको। अल्कोहल लेंगे 500 ml बीकर में। अब 500 ml बीकर में लेंगे तो इसका मतलब है बीकर मस्ट बी 500 ml से ज्यादा का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो 1 लीटर का हो सकता है, वो 750 ml का हो सकता है, वो इनसे ज्यादा हो सकता है। क्यों? पूरा पूरा अगर आप 500 ml लेंगे तो बाकी चीजें भी उसमें ऐड करनी है, स्टीयरिंग भी करनी है, वो बाहर गिरेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि उससे बड़े वॉल्यूम की चीज लेंगे। समझ आ रही है? जी जी सर, सर। आ रही ठीक है, है। उसके बाद उन्होंने डिसॉल्व किया हुआ है उसके अंदर किस चीज को, 20 ग्राम लिया हुआ है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन 20 ग्राम वे करेंगे वेइंग बैलेंस पे, उसको मिक्स कर लेंगे 500 ml अल्कोहल में बाय स्टीयरिंग, मिक्सिंग करके। ठीक, इसी तरह फिर उसमें 24 ग्राम सोडियम आयोडाइड डालेंगे। ठीक है, इस मिक्सिंग के बाद दोबारा 24 ग्राम उसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे। देन प्यूरिफाइड ml टू मेक द प्रोडक्ट मेजर 1000 ml। ठीक है, इस सब के बाद इसको हमने डालना ही ऐसे। इसके बाद ना एक वो होता है जिसको कहते हैं ग्रेजुएटेड फ्लास्क उसको कहते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक मार्क लगा होता है उसकी नेक पे, उस पे लिखा, उस पे सिर्फ एक मार्क लगा होता है और उसके ऊपर सिर्फ लिखा होता है 1000 ml। ये सारा बीकर वाला सोल्यूशन हम उसमें डाल देंगे, और जितना भी उस 1000 ml तक जो मार्क होगा उसको हम प्यूरिफाइड वाटर से मेकअप कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा 1000 ml आयोडीन टिंचर तैयार हो जाएगा, टिंचर आयोडीन। ठीक है, और इसको यूजेस मैंने आपको बताया, एंटीसेप्टिक होता है, जर्म्स को किल करने के लिए। माइनर वाउंड्स कहते हैं, जो छोटे मोटे जख्म आपको लग जाते हैं, खेलते हुए बच्चे गिर गए, ठीक है, तो वो रोड पे गिर जाए तो वो तो लगाना ही होता है आपने, वो जो 7 इंजेक्शन होता है टेटनस का। लेकिन ब्लीडिंग रोकने के लिए, उस जगह पे से जर्म साफ करने के लिए स्किन पे से ये यूज करते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड जो हमारे लैब टेक्नीशियन थे उन्होंने शेयर की थी, या अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताई है, तो पूछ लें। हम फिर आगे फर्दर अपनी थ्योरी की क्लास कंटिन्यू करेंगे। सर, मुझे ये पूछना था कि अभी ये जो हम लोगों ने किया है प्रैक्टिकल, जी तो जी, इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल नोटबुक पे कर सकते हैं? आप लिख लें। आप अभी तो हाँ जी, बिल्कुल लिख लें। और अगर आप फेयर नहीं करना चाहते तो आप अपनी साथ साथ रफ नोट्स भी बनाते जाएं। फेयर भी करना चाहते हैं तो भी कर लें, कोई इशू नहीं। मीन्स एज अ एक्सपेरिमेंट वन करके कर सकते हैं ना, जी या जी, इसको जी बिल्कुल कर लें। ठीक हो गया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रैक्टिकल से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चले हम।
ये नए लोग जो हैं हमारे साथ, सकीना है, अनिल है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो काइंडली डिस्कस कर लें, फिर हम थ्योरी क्लास शुरू करेंगे। जी अनिल साहब और सकीना, आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है। ग्रुप में ना हमारा शेड्यूल ये है कि हम मंडे को या ट्यूसडे को क्लास से पहले ना प्रैक्टिकल एक शेयर कर देते हैं, उसकी वीडियो भी शेयर हुई हुई है। आपके जो लैब टेक्नीशियन है मुइन साहब, उन्होंने करवाया हुआ है, मैंने डिटेल से बता भी दिया है। आपको कोई मसला परेशानी हो उसमें तो पूछ लें, फिर हम थ्योरी क्लास की तरफ जाएंगे। जी जी सर, अभी फिलहाल कोई नहीं। अभी देख लिया था वो आपने, प्रैक्टिकल आयोडीन टिंचर बनाया हुआ है हमने, और ये फार्मास्यूटिक्स की लैब का एक्सपेरिमेंट है। फार्मास्यूटिक्स वो होता है कि किसी भी केमिकल को आप एक डोजेज फॉर्म, एक मेडिसिन की फॉर्म में प्रॉपर लेके आते हैं, उसका नाम ही मेडिसिन वाला होता है। तो वो अब आयोडीन या सोडियम वो नहीं रहेगा, वो अब आयोडीन टिंचर बन गया। टिंचर एज ए मेडिसिन यूज होता है। तो वो देख लिया आपने, कोई प्रॉब्लम उसमें? नहीं नहीं, मैंने देखा है वो फुल, वो पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं देखा, लेकिन मैंने काफी उसका देखा है। और 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट था, पूरा देखना था ना, इतनी लंबी तो वीडियो नहीं थी वो। ठीक है, ठीक है। चले। ठीक है, फिर आगे और किसी को कोई प्रॉब्लम है और जिन्होंने ज्वाइन किया है? फरीद साहब हैं हमारे साथ, और सकीना है, और जो नए लोग हैं, आप लोग काइंडली जो न्यू ज्वाइन जिन्होंने किया है अपने माइक्स म्यूट कर दें और मेरी बात सुनेंगे। और इस पे ऑप्शन आता है एक हैंड रेस का, जिसने कोई क्वेश्चन करना हो वो आप क्लिक करेंगे, मैं उनको बोलूंगा अपना माइक जो है अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, अभी हम थ्योरी के ओके लेक्चर की सर। तरफ चलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का लैब वाले प्रैक्टिकल से रिलेटेड? इसी तरह एक प्रैक्टिकल ये था, इसी तरह एक प्रैक्टिकल जो है ना कल शेयर होगा, वीडियो फॉर्म में भी और थ्योरी फॉर्म में भी कल शेयर हो जाएगा। तो उसको फिर हम थर्सडे वाली क्लास में, हमारी वीक में 2 क्लासेस होंगी, ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, वो हम इसी तरह क्लास शुरू होने से पहले प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारी थ्योरी की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। सफीउल्लाह, फरीद, आप लोगों ने ज्वाइन किया है, काइंडली कोई चीज है पूछने वाली प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि हम ये हार्ड फॉर्म में जो ये आपके पास कोर्स है ना, जो आप लोगों को मिला हुआ है, जो बुकिश फॉर्म में है, इससे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमने फार्मास्यूटिक्स आज से पढ़ना था, फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो पेज नंबर 5 से मैंने आपको कहा था ऑनवर्ड्स हम चलेंगे। तो आप लोगों ने देखा है, किसी ने खोल के देखने की जहमत की थी? पढ़ के आए हैं कोई? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स क्या है बेसिकली, इसको आम जबान में कहते हैं कि फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये पेज नंबर 5 है आपकी हार्ड बुक जो है, उसके अंदर से हम शुरू कर रहे हैं। दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। ठीक है, कोई भी, ये वो ब्रांच है फार्मेसी की जो डील करती है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आप प्रॉपर डोजेज फॉर्म में ले आते हैं। डोजेज फॉर्म का क्या मतलब होता है? केमिकल्स को मिक्स करके आप टैबलेट, कैप्सूल, सिरप किसी भी फॉर्म में ले आते हैं, इसको डोजेज फॉर्म कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिक्स। ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, नाम भी उनका आपने देखे कैसा है, फार्मास्यूटिकल, वो इसी से निकली है, फार्मास्यूटिक्स से। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो जितनी भी मेडिसिन बनाती हैं वो इसी ब्रांच में फॉल करती हैं, फार्मास्यूटिक्स में। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी है, फार्मास्यूटिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी। डिसिप्लिन कहते हैं कि एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फार्मेसी है दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इनटू अ मेडिकेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आप मेडिकेशन की फॉर्म में ले आते हैं, दवाई की फॉर्म में। अब केमिकल्स तो बेतहाशा है, आप किसी को भी उठा के पी तो नहीं सकते ना, वो तो टॉक्सिक है, हैजर्डस इफेक्ट्स हैं उनके। लेकिन जब आप उसको मेडिकेशन की फॉर्म में ले आते हैं तो फिर वो आपकी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, टू बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय पेशेंट्स, ताकि उन केमिकल्स को मेडिकेशन की फॉर्म में इसलिए लाते हैं ताकि वो सेफ हो जाए, इफेक्टिव हो जाए।
सेफ किससे हो जाए, उनका टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो जाए और इफेक्टिव हो जाए बीमारी के लिए, आपको इफेक्टिव हो जाए बाय पेशेंट्स, मतलब मरीजों के। चलिए फार्मासिस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई क्या होता है फार्मासिस्ट, एनी पर्सन हु होल्ड्स बी फार्मेसी और फार्म डी। पहले फार्म डी से पहले जो डिग्री होती थी वो बी फार्मेसी होता था, बैचलर्स इन फार्मेसी, 4 साल की होती थी। अभी उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है पिछले कुछ सालों से, 10-12 सालों से, अब फार्म डी होता है। बी फार्म को कैंसिल कर दिया है, अब वो 4 ईयर का बी फार्म था, 5 ईयर्स की फार्म डी होती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जो है बॉडी, उससे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियां या कॉलेजेस वो कराते हैं जिनको उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है अपना। एंड फर्दरमोर ही हैज अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंशियल काउंसिल इज नोन एज फार्मासिस्ट। प्रोविंशियल काउंसिल का मतलब किसी ने सिंध से की हुई है डिग्री, किसी ने खैबर पख्तूनख्वा से, किसी ने पंजाब से, तो हर किसी का प्रोविंशियल काउंसिल पंजाब, प्रोविंशियल काउंसिल सिंध, तो वहां से उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इसको आप कैटेगरी भी कह सकते हैं, जो सुना होगा आपने जी, फार्मासिस्ट ने अपनी कैटेगरी लगाई हुई है इस फार्मेसी में, तो वो यही होती है। द प्रोविंशियल काउंसिल एंटर्स द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए, ठीक है। फॉर्म डी जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, वो ए कैटेगरी होती है उसके पास, और उनका जो रजिस्टर ए है, ए कैटेगरी रजिस्टर में उनको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है। फार्मेसी टेक्नीशियन, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर सर आ आ रही रही है। ठीक है। कोई जी इशू, सर आ रही है। कोई इशू हो, मेरी आवाज ना आ रही हो, सही कुछ ऐसा मसला हो तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ताकि मैं मैसेज वगैरह वहां से देख लेता हूँ। ये डॉक्टर फरीद का मैसेज आया हुआ है। डॉक्टर फरीद, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? आपने मैसेज किया हुआ ग्रुप में। फरीद साहब, चलें जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है फार्मेसी टेक्नीशियन। ये फार्मासिस्ट तो वो हो गया जो मैं हूँ, मैंने फॉर्म डी किया हुआ है। अब आप लोग जो करने जा रहे हैं वो फार्मेसी टेक्नीशियन, उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है एनी पर्सन दैट होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी। आप लोगों का डिप्लोमा कोर्स है, मेरा डिग्री कोर्स था 5 साल का, आपका डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का, ठीक है। फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, recognized university or college, and furthermore he has a registration certificate from provincial council, is known as pharmacy technician, ठीक है। The provincial council enters the name of respective pharmacist in register B। फॉर्म डी वाले रजिस्टर ए में, ए कैटेगरी होती है उनके पास, आप लोग फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर बी में, और आपकी कैटेगरी कहलाएगी बी कैटेगरी, ठीक हो गया। 2 ही कैटेगरीज फॉल कर रही हैं अभी तक, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ये सारी लेजिस्लेशन हुई हुई है, ये सब आइन का हिस्सा है। और कहाँ पर लिखा हुआ है ये, फार्मेसी एक्ट 1967, ये पूरा एक्ट है जिसके तहत ये सारी डेफिनेशंस बताई गई है। फार्मासिस्ट कौन है, ए कैटेगरी है, फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, फार्मेसी एक्ट 1967 के, फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24। ये सारी लॉ की टर्म्स हैं, ठीक है। फार्मेसी में भी लॉ होता है, उस ब्रांच को कहते हैं फॉरेंसिक फार्मेसी, जिसमें फार्मेसी के लॉज डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेक्शंस होती है ना, ये बाकायदा लॉ की जबान है कि इस सेक्शन के तहत, इस रूल के तहत ये क्लॉज है, ये सारी चीजें। तो ये लॉ वाली टर्म्स है सारी। तो सेक्शन नंबर 24 में ये लिखा हुआ है कि जी फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर ए में एंटर होगा, और इसी तरह आप लोग जो है फार्मेसी टेक्नीशियन वो रजिस्टर बी में, ठीक हो गया। आगे चले, रोल क्या होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। ये किसकी आवाज आ रही है, किसने माइक नहीं बंद किया हुआ, काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें, सफीउल्ला और डॉक्टर फरीद साहब, माइक काइंडली अपने माइक काइंडली म्यूट कर दें। नहीं, इट्स ओके, बस आप काइंडली म्यूट कर दें। चलें, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। A pharmacy technician also sometimes known as pharmaceutical technician, ठीक है। फार्मेसी से फार्मास्यूटिकल का मतलब, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स डील कर रहे हैं ना हम, तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड वो सारी चीजें जो आप डोजेज फॉर्म बनाने में यूज करते। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का भी वही काम है, उसका रोल थोड़ा सा ये है कि वो
अंडर सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट काम करता है, ठीक है। फार्मासिस्ट जहाँ कहेंगे तो वो फॉर्म डी आप समझेंगे उसको, और फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन जहाँ कहेंगे वो आप लोग 2 इयर्स डिप्लोमा होल्डर जो पर्सन होगा उसको। अब इज ए हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, भले वो डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन हो, नर्स हो, ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। आप लोग हेल्थ केयर के लिए, हम सब मिलके हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की सेहत को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, वर्किंग हेल्थ केयर वर्कर हु परफॉर्म्स फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है, फार्मेसी रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो उनको परफॉर्म करेगा। जनरली वर्किंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस फार्मासिस्ट, ठीक है, उसके ऊपर जो होंगे वो फॉर्म डी वाले फार्मासिस्ट होंगे, वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे होंगे उनकी सारी चीजों को, या उन्होंने जो भी काम करना है, कोई क्रिटिकल काम ऐसा है तो वो उनसे सारी गाइडेंस लेके तो फिर उसको करेंगे। और अदर लाइसेंस का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ये फार्मासिस्ट अपने साथ लिखते हैं आरपीएच, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जिनको ये उनके मुतालिका उन्होंने कैटेगरी वगैरह और लाइसेंस दिया हुआ होता है, ठीक है, वो लाइसेंस्ड होते हैं जिन्होंने लाइसेंस्ड एग्जाम क्लियर किया होता है। और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स में आपको एमबीबीएस डॉक्टर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, सीनियर नर्सेज भी दे सकती हैं, लेकिन आप डायरेक्टली अंडर सुपरविजन होंगे लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट के। फार्मेसी टेक्नीशियंस वर्क इज अ वैरायटी ऑफ लोकेशंस लाइक कम्युनिटी फार्म। अच्छा, आप लोगों की डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं। फिर कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब होता है आपने एक फार्मेसी ओपन की है, इर्द गिर्द बहुत सारी सोसाइटीज हैं, वो लोग आते हैं आपके पास मेडिसिन लेने, आप उनको डिफरेंट चीजें गाइड कर सकते हैं, आप उनको बीपी उनका चेक भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, शुगर इसी तरह हो गई। आप अपनी नॉलेज जो है ना, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन वो उनसे शेयर कर सकते हैं कि जी आप अगर ये वाली मेडिसिन लेंगे हो सकता है आपको इसके ये साइड इफेक्ट्स हो, लेकिन जब आप मेडिकेशन छोड़ देंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो ये साइड इफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक मेडिसिन है, उसको जब आप यूज करते हैं, एंटीबायोटिक है, तो आपका पसीने का रंग, आपका यूरिन का रंग रेड हो जाता है, तो जो आम लोग हैं जिनको मेडिसिन का इतना आइडिया नहीं, वो समझते हैं ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है, तो वो ब्लीडिंग नहीं होती, वो बेसिकली उसका एक इफेक्ट होता है उस मेडिसिन का, ठीक है, रेफेम्पिसिन उसका नाम है मेडिसिन का, ठीक है। जब वो आप छोड़ते हैं, आपका वो वाली बीमारी ठीक हो जाती है, वो एंटीबायोटिक आप छोड़ देते हैं तो आपका यूरिन बिल्कुल नॉर्मल कलरेशन में आ। तो ये चीजें जनरल पीपल की नॉलेज में नहीं होती, तो ये फार्मासिस्ट जो अपने एक्सपीरियंस से आपसे ये सारी चीजें शेयर कर सकता है। तो ये चीज कहाँ हम देखेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी में, ठीक है। इसी तरह रिटेल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी क्या है, आपने आम एक शॉप ओपन की हुई है फार्मेसी की, आप डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन लेते हैं, फर्ज करें 15% पे, और आप फिर आगे पेशेंट्स को सेल कर देते हैं, भले 5% पे कर दें, 10% पे कर दें, आपका मार्जिन 15% था, उसमें से आप जितना चाहें अपने कस्टमर को, पेशेंट को छोड़ सकते हैं। तो ये रिटेल फार्मेसी है जहाँ पे एक फिक्स मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी में ये होता है कि आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आपका रोल ये होता है कि पेशेंट्स को मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत उनकी आप गाइडेंस कर देते हैं कि ये मेडिसिन खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है, इस मेडिसिन को दूसरी इस मेडिसिन के साथ नहीं लेना, एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं, दूसरी तीसरी चीजें। इसी तरह नेक्स्ट आपका रोल है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, इसको कहते हैं ये इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहां आप जॉब कर सकते हैं। वहां क्या होता है, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स मैन्युफैक्चर होती हैं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, रॉ मटेरियल कैसे आया, कौन सी मशीन्स पे क्या हुआ, किस तरह टैबलेट मैन्युफैक्चर हुई, कैप्सूल कैसे मैन्युफैक्चर हुआ, सिरप कैसे बनाया, इंजेक्टेबल्स आपने कैसे बनाए, यहाँ पे भी आपका रोल है, आप यहाँ भी जॉब कर सकते हैं इन सारी जगहों पे। और अदर हेल्थ केयर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट और एनजीओ, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी, और इसी तरह गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में भी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में, इसी तरह ये सारी चीजें जहाँ जहाँ फार्मासिस्ट का रोल है, स्पेशली जहाँ जहाँ फार्मेसीज है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, जॉब ड्यूटीज में क्या इंक्लूड होता है, डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अच्छा, डॉक्टर ने या एमबीबीएस फिजिशियन ने एक मेडिसिन लिखी, आपके पास आ गई प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, फार्मासिस्ट भी था, आप भी थे, आपने वो ली, उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्रिप्शन वो होती है जिसपे डॉक्टर ने आपको चेक करके और सारी मेडिसिन लिखी होती है, वो उसने डिस्पेंस करना शुरू की, और फाइनली जब उसने सारी मेडिसिन निकाल ली शेल्फ में से, एक दफा उसने फार्मासिस्ट को दिखा दिया कि सर ये वाली मेडिसिन मैं डिस्पेंस करने लगा हूँ, एक दफा आप देख लेंगे ये सब करेक्ट है। आपने एक नजर देखा, उसको फार्मासिस्ट ने देखा और उसको ओके कर दिया, हाँ जी आपने
अकॉर्डिंगली ठीक चीजें निकाली हैं, तो वो दोबारा चेक करके अपनी तरफ से वो दोबारा तसल्ली कर लेता है। डॉक्टर का फैसिलिटेटर तो होता है, हाँ जी यही मेडिसिन लिखी थी आपको, सही प्रेस्क्राइब होगी। अगर नहीं हुई भी वो कहता है आप दोबारा जाएं मेडिकल स्टोर पे, उनको बोले ये वाली मेडिसिन ये नहीं है, कोई और है, वो चेंज कर देते हैं आपको। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी होती है, बड़ी क्रिटिकल चीजें। वही मेडिसिन जब तक जाएगी नहीं जिस बीमारी के लिए उसको लिखी है, मरीज ठीक कैसे होगा? तो ये बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, अच्छा जी, पेमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें। इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो स्पीक डायरेक्टली विद द पेशेंट ऑन द फोन टू एड द अवेयरनेस ऑफ टॉकिंग मेडिकेशन ऑन टाइम। ठीक है, ऑनलाइन भी आपको पता है आजकल हालात कैसे हैं जी, धरना हो गया, फलाना हो गया, रोड ब्लॉक हो गई, आ नहीं सके, तो इसको कहते हैं टेली फार्मेसी, एक टर्म यूज होती है। टेली का मतलब वही टेलीफोन पे, ऑनलाइन आपने उसको गाइड कर दिया कि जी ये है, ये मेडिकेशंस लेनी है, ऐसे ऐसे लेनी है, इस टाइम पे लेनी है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब फार्मेसी, फार्मेसी की क्या डेफिनेशन है वो बता रहा है। Pharmacy is the branch of medical science that deals with the study of discovery, कैसे नई मेडिसिन या पुरानी कोई भी मेडिसिन कैसे डिस्कवर हुई। डेवलपमेंट मतलब उसको आपने उसके डिस्कवरी के बाद किसी भी प्लांट से निकली या एनिमल सोर्स से मिली आपको, आपने उसको मेडिसिन कैसे बनाना है, उसको इतना पैलेटेबल कैसे बनाना है, उसको इतना अपीलिंग कैसे बनाना है कि कोई भी पेशेंट उसको ले ले। वो कड़वी नहीं होनी चाहिए, उसकी आपने शुगर कोटिंग करनी है, उसको क्या करना है ऐसा कि वो पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, आपने देखा है कड़वी मेडिसिन होती थी, सिरप्स होते थे, बच्चे नहीं पीते थे। अब आप देखें बनाना फ्लेवर में आता है, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, कोई चेरी फ्लेवर में आता है। ठीक है, उसको पैलेटेबल बनाया गया बच्चों के लिए, इजी टू इंटेक, क्योंकि कड़वी होगी ना वो बच्चे वॉमिट कर देते। आप उसको जब तक किसी फ्लेवरिंग कंडीशन में नहीं लाएंगे वो बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखें वो मजे से पी लेते हैं। ये पैरासिटामोल, आप कैलपोल की एग्जांपल ले लें, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, इजी टू इंटेक है, बच्चे इजीली ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपने लेके आना है। ठीक है, सिंथेसिस कैसे उसको आपने सिंथेसाइज करना है, ये सारी चीजें कहाँ होंगी? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होंगी। ठीक है, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्शन, कैसे मैन्युफैक्चर करना है। क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी क्वालिटी बिल्कुल 100% होनी चाहिए ताकि वो बीमारी को ठीक भी कर सके। ऐसा ना हो कि उसके अंदर है ही नहीं, उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसने बीमारी ठीक करनी है पता चला वो उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो जाली चीजें भी हो रही है ना, हर चीज है देखें साथ साथ चल रही है। वो क्यों कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी की चीजें बहुत अच्छी होती हैं, उनका चेक एंड बैलेंस बहुत है, उनकी क्वालिटी जो है वो हर स्टेप पे उसको एश्योर कर रहे होते हैं। एश्योर का मतलब उसको मतलब फुल एंड फाइनल वो अपने पास चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं उसका। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिंग, मेडिसिन आपकी बन गई सारी, उसको आपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, रिटेल फार्मेसी पे पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे पहुंचाना है, इस तरह सारी जगह पे अवेलेबल करवाना है। रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब जितनी भी आपकी ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज है इनसे आपने अप्रूव करवाना है, उनसे प्रॉपर लाइसेंसिंग होती है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है इनको गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है वो रेगुलेट कर रही होती है। सारी टेस्टिंग्स के बाद, सारी उनके विजिट के बाद फिर जाके उनको लाइसेंस इशू होता है। फिर भी अगर उन्हें कहीं शक होता है तो वो आपके सैंपल्स मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से उठा लेते हैं, दोबारा उनको अपनी लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि जी ये क्लेम कर रहे हैं कि जी 95 to 105% हमारी एफिकेसी है, तो वो चेक करके आपको बता देंगे। जो टेस्टिंग आपने टेक्निक्स लिखी हुई है कि जी इस मेथड से आप टेस्ट कर लें, हमारा जो हम क्लेम कर रहे हैं उतने ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो मौजूद है हमारी प्रोडक्ट में। तो अगर तो वो उतने होते हैं तो उनके सैंपल पास हो जाते हैं, नहीं तो वो कहते हैं जी इसको बैन कर दे, मार्केट से भी ये सारे सैंपल उठा ले। तो ये सारी चीजें डिटेल में आगे जाके देखते हैं हम। क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेसी। ये सारी चीजें आप फार्मेसी की डोमेन में और फार्मेसी की डेफिनेशन में पढ़ेंगे। इसी तरह फार्मेसी इज अ हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स हेल्थ साइंसेज विद केमिकल साइंसेज। देखें हेल्थ साइंसेज है ना, आपकी हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड आपको फिर बीमारियां हो रही हैं और उसको केमिकल साइंसेज से रिलेट कर रहा है। आप प्लांट से, एनिमल सोर्सेज से, मिनरल्स से, ठीक है, मुख्तलिफ जगह से आप केमिकल्स इकट्ठे कर रहे हैं और उसको आप मेडिसिन फॉर्म में ला के हेल्थ की बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, डिफरेंट बीमारियों में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ये लिंक कर रही है आपस में फार्मेसी, वो प्रोफेशन है। एंड एम्स टू इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है, उनका एम क्या है? एम होता है ना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी चीज के एम्स होते हैं। तो वो पहुंचना कहाँ चाहते हैं कि जी सेफ, बिल्कुल सेफ चीज मिले, मतलब सेफ से मुराद आपको साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, और इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। इफेक्टिव यूज मतलब वो जो बीमारी जिसके लिए आप ले रहे हैं वो इफेक्टिवली ट्रीट हो जाए। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब टाइप्स क्या है फार्मेसीज की? देयर आर डिफरेंट स्पेशलिटीज ऑफ फार्मेसी एज फॉलोज।
हॉस्पिटल फार्मेसी मैंने बता दिया आपको ब्रीफली, हॉस्पिटल में जितना चीजें होती है। क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल क्या होता है कि आप डॉक्टर्स के साथ क्लिनिकल राउंड्स करते हैं। उसमें ये होता है कि जी इस डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है, अच्छा जी इसको मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन एक टर्म यूज होती है कि आपने ये दोनों मेडिसिन, फर्ज करें उसको 2 मेडिसिन जा रही है, ये दोनों मेडिसिन आपने साथ नहीं लेनी, क्यों? अगर ये साथ देंगे तो ना पहली वाली का इफेक्ट होगा ना ही दूसरी का, उल्टा बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हो जाएंगे पेशेंट को, मतलब पेशेंट इसकी वजह से और ज्यादा किसी दूसरी बीमारी की तरफ चला जाएगा। तो ये सारी आप क्लिनिकल फार्मेसी में देखते हैं। रिटेल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी बता दिया मैंने आपको। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये वो ब्रांच है जिसमें इंडस्ट्रीज जो है अपने अंदर डिफरेंट डोजेज फॉर्म बनाती है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ठीक है। ये ब्रांच है फार्मेसी की। नेक्स्ट है फॉरेंसिक फार्मेसी। फॉरेंसिक से क्या मतलब है? वो ब्रांच है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई मर्डर वगैरह हो जाए या पॉइजनिंग का केस हो जाए, कोई भी डेथ हो जाए, तो आपने देखा फॉरेंसिक की टीम आती है, उसमें एक फॉरेंसिक फार्मासिस्ट होता है। उसने क्या करना होता है? पोस्टमार्टम आपने सुना होगा अक्सर, उसमें आपने ये पता लगाना होता है कि कौन सा सीआईडी ड्रामा अगर आपने देखा हो, लाइटर नोट पे हम चले तो उसमें आपने देखा जी बड़े फॉरेंसिक वाले आते हैं, इस बंदे का पोस्टमार्टम करो जी, वो डॉक्टर साहब एक होते हैं उसमें, वो क्या कर रहे होते हैं? अब बेसिकली फार्मासिस्ट वो सैंपल्स लेके उसके जो मर चुका होता है बेचारा, तो उसके सारे वो चेक कर रहे होते हैं कौन सी ऐसी पॉइजनिंग इसने ली है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई, या इसको जबरदस्ती दी गई है, या क्या हुआ है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी ऐसा जहर या ड्रग जिसकी ओवरडोज उसने ली है, स्लीपिंग पिल्स अक्सर लोग बहुत ज्यादा खा के, तो वो ये सारा इसमें डील करते हैं। फॉरेंसिक फार्मेसी, इसमें सारे लॉज आ जाते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह कंपाउंडिंग फार्मेसी, कंपाउंडिंग कहते हैं कोई भी चीज आपने, डॉक्टर ने एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप गए, उसने आपको कोई भी ऑइंटमेंट लिखी, ठीक है, तो वो आगे प्रिस्क्रिप्शन दी उसने कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट को, उसने क्या किया, जल्दी जल्दी 2-3 इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया और आपको एक ऑइंटमेंट बना के दे दी, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, ऑन द स्पॉट जो चीज उसने आपको बना के दे दी। इसी तरह मिलिट्री फार्मेसी, ये भी एक ब्रांच है। वेटनरी फार्मेसी, वेटनरी नाम से पता चल रहा है एनिमल्स की जितनी मेडिसिन है वो इस फील्ड, इस ब्रांच ऑफ फार्मेसी में डील होती है। ऑनलाइन फार्मेसी, ऑनलाइन, अब जिस तरह मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँ, आप किसी भी ड्रग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बहुत लोग बैठे हुए, टेली फार्मेसी जैसे हो गई, आप कॉल करते हैं किसी भी ऐसे इदारे में, वो आपको फोन पे गाइडलाइन दे देते हैं कि इस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट्स हैं, या इस मेडिसिन को इस दूसरी मेडिसिन के साथ इकट्ठा नहीं लेना, आपको एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस मेडिसिन को खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, ठीक है। ये ऑनलाइन फार्मेसी हो गई। अनिल भाई तो आप काइंडली ना ये माइक म्यूट कर देंगे, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, थैंक यू जी सर, म्यूट। इसी तरह फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और मैनेजमेंट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट से क्या मतलब है? कोई भी आपने ड्रग बनाई है, आपने उसको मार्केट भी तो करना है, असल में आपने रेवेन्यू कैसे कमाना है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पैसे कैसे कमाएंगी, बनाएंगी, ठीक है, उसको फिर मार्केट में लेके जाएंगी। फर्ज करें हेपेटाइटिस सी की अभी पिछले दिनों कुछ नई टैबलेट्स आई हुई थी सोवाल्डी के नाम से, तो वो फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको सैंपल्स देते हैं, सैंपल्स दे के वो सैंपल्स लेते हैं डॉक्टर्स, उनको पेशेंट्स पे ट्रायल करते हैं, वो सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपने देने पड़ते हैं। हर बैच में से जो आप मेडिसिन बनाते हैं, बैच कहते हैं एक बहुत बड़ी लॉट जो बनती है गोलियों की या कैप्सूल्स की, ठीक है, उसमें से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी 1% या 2% आप उनकी अलग से पैकिंग करते हैं, उसको फिजिशियन सैंपल कहते हैं। ये देखा आपने, मार्केटिंग के लोग जो है अक्सर डॉक्टर्स के पास गए होते हैं, सर ये वाली मेडिसिन आप अपने पेशेंट्स में ट्रायल करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आप लिखें वरना मत लिखें, ठीक है, सीधी सीधी बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये उसी में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आ जाता है। डॉक्टर्स को फीडबैक अच्छा मिलता है पेशेंट्स की तरफ से, पेशेंट कहते हैं हाँ जी ये इस कंपनी की मेडिसिन अच्छी है, तो वो प्रेस्क्राइब करनी शुरू कर देते हैं। नहीं अच्छी होती तो वो एक्सक्यूज कर लेते हैं, सॉरी जी आपकी मेडिसिन से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मेरे पेशेंट्स को मैं नहीं लिखूंगा। तो ये एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की भी होती है। आजकल आपको पता है सब कुछ चलता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पैसे ये वो सब, लेकिन जो ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी कि उस कंपनी की मेडिसिन आप लिखें जिसको आपने ट्राई किया पेशेंट्स पे और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले आपको, ठीक है। तो अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, वो यही प्रैक्टिस करते हैं, वो और कुछ नहीं मांगते आपसे, वो जस्ट कहते हैं कि आप क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएं, हम लिखेंगे, उसकी प्राइस भी इकोनॉमिकल हो। ये नहीं कि आपने क्वालिटी की प्रोडक्ट तो बनाई, आपको 10 रुपए की पड़ी, आप 1,000 की बेचना शुरू कर दें, ये भी जुल्म है। तो डॉक्टर इतने बच्चे भी नहीं होते, उनको सब पता होता है कितनी कॉस्ट है और आप कितना मार्जिन रखते हैं। आप रीजनेबल मार्जिन रखें, 10 रुपए की आप 15 की बेचे, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो डॉक्टर्स लिखेंगे। तो आजकल जो है ना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको इकोनॉमिकल कहते हैं, इकोनॉमिकल होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट, क्वालिटी भी हो उसकी और वो प्राइस अफोर्डिंग भी हो,
गरीब बंदे की पहुंच में भी हो। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूक्लियर फार्मेसी। न्यूक्लियर मतलब वो चीजें जो न्यूक्लियर या रेडिएशन, आपने नाम सुना होगा रेडियो फार्मेसी। तो कुछ रेडियो इस तरह के वो होते हैं जो कैंसर थेरेपी में आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियो मेडिसिन ना। तो ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की ब्रांच है। तो इसमें ऐसे आइसोटोप्स यूज होते हैं जो कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट में स्पेशली यूज होते हैं। ठीक है, तो वो इसमें न्यूक्लियर फार्मेसी में डील होंगे। ठीक है जी। अब फर्दर इन सारी ब्रांचेस को उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहली थी हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का डिपार्टमेंट इन द सर्विसेज हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड्स। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बता दिया। हॉस्पिटल में वार्ड्स में मतलब वो पेशेंट जिनके ऑपरेशन वगैरह होने, या वो इतनी खतरनाक बीमारी में फॉल्स करे, डेंगू खुदा ना खास्ता, या उनको कोरोना वगैरह हो गया, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहां पे भी जो वार्ड्स में मेडिसिन जाती हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी आ जाता है। एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट्स। एम्बुलेटरी का मतलब होता है एम्बुलेंस से, आपको समझ आ रही होगी कि जो आउट पेशेंट है, बाहर से आया है, बस मेडिसिन लेगा और फिर घर चला जाएगा, इतना सीवियरली बीमार नहीं है, नजला जुकाम खांसी बुखार वाला है, तो वो उसको एम्बुलेटरी बोलेंगे। उन सबको भी मेडिसिन देना ये हॉस्पिटल फार्मेसी में आ जाता है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी नोज दैट, जो हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब करता है उसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी के? टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस और मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड एंड परचेज फार्मास्यूटिकल। ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो भी आप मेडिसिन इन पेशेंट को दे रहे हैं। इन पेशेंट वो जो एडमिट हुआ हुआ है हॉस्पिटल में, आउट पेशेंट वो जो थोड़ी देर के लिए आया और मेडिसिन लेके चला गया। ठीक है, टू परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स फॉर इन पेशेंट्स आउट पेशेंट्स हॉस्पिटल एम्प्लॉयज एंड फॉर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल। आपने परचेज भी करनी होती है उन ड्रग्स की जिनको आपने सारे हॉस्पिटल के पेशेंट्स को या बाहर वाले पेशेंट्स को या आपके हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज के घर वाले भी तो बीमार होते हैं, उन सबको आपने देनी है। तो वो मस्ट भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए उसको? या आप क्लिनिकल ड्रग ट्रायल, कोई भी नई ड्रग आती है तो उसके क्लिनिकल ड्रग ट्रायल होते हैं। मैंने आपको बताया फिजिशियंस जो है अपने पेशेंट्स जो बीमार होते हैं उनको देते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि जी आपको आराम आ गया इस मेडिसिन से। फिर वो प्रॉपरली लिखना शुरू करते हैं कि हाँ जी आपकी ड्रग अप टू द स्टैंडर्ड है, तो अब हम लिखते हैं। मेंटेन पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल्स। ठीक है, पेशेंट्स की मेडिकेशन प्रोफाइल्स क्या होती हैं? डॉक्टर ने उनको लिख के दी है मेडिसिन, ठीक है, उसकी प्रोफाइल पूरी बनानी होती है। उसको आपने देखना होता है कि जी इस पेशेंट को पहले ये मिल रही थी, अब ये मिल रही है, सारा उसका रिकॉर्ड वगैरह। इसी तरह मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड। प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड होता है जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने पहली दफा लिखी, दूसरी दफा लिखी, तो उसको अकॉर्डिंगली उसको रिकॉर्ड में लगाते जाना होता है। ये नहीं कि वो पिछले सारे डॉक्यूमेंट्स गुम करके आ गया, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा मैंने फर्स्ट टाइम इसको क्या लिखी थी अब क्या लिखूं, तो वो पजल हो जाता है। इससे मरीज का भी नुकसान होता है, डॉक्टर का भी टाइम जाया होता है। ये सब आपने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने मेंटेन करना होता है, या हॉस्पिटल फार्मेसी टेक्नीशियन ने। प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग थेरेपी टू डॉक्टर्स। अच्छा, ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अच्छा, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, फिजिशियंस, इनको तो ड्रग्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, ये अपने उसमें पढ़ते भी नहीं है। ये सब चीजें फार्मेसी टेक्नीशियन ने या फार्मासिस्ट ने उनको बतानी होती है कि जी इसके अंदर असल में हर उसके अंदर आपने देखा है मेडिकेशन के अंदर टैबलेट कैप्सूल की डब्बी में या बोतल में एक पेपर होता है जिसपे बहुत छोटा छोटा कुछ लिखा होता है। असल में वो ये सारी डिटेल उस पर लिखी होती है कि जी इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसको कितनी डोज में लेना है, इतनी उम्र के बच्चे को, बड़े को, ये कितनी कितनी क्वांटिटी में देना है, किस किस बीमारी में ये देना है, वो सारी डिटेल उस पर। वो आपका काम है फार्मासिस्ट का और फार्मेसी टेक्नीशियन का या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का कि वो सारी डिटेल उसको पता होनी चाहिए। डॉक्टर कहीं भी किसी भी मौके पे उससे पूछे, उसको जरूर बताए, बल्कि खुद भी जाके उसको बताए, अपडेट करे। ठीक है, ये सारी चीजें डॉक्टर्स को भी, नर्सेज को भी, अदर मेडिकल स्टाफ को भी। क्यों? क्योंकि आप असल में ड्रग्स के डॉक्टर है ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है आप। ठीक है, फार्मासिस्ट जो होता है, तो आपका काम है नर्सिंग स्टूडेंट्स को, हाउस स्टाफ को, इन सारे लोगों को ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन। ड्रग की से बात हो रही है, ड्रग से मुराद है मेडिसिन। ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जी इस बंदे को आपने किस तरह देनी है, इंजेक्टेबल के फॉर्म में देनी है, टैबलेट की फॉर्म में देनी है, कैप्सूल की फॉर्म में देनी है। ठीक है, किस तरह देनी है। छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको ना टैबलेट खा सकता है, वो बाहर निकाल देगा, कैप्सूल भी नहीं, सिरप फॉर्म में दे। ठीक है, ये सारी चीजें किस तरह आपने ड्रग को डिलीवर करना है, ड्रग डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस। और लास्टली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने क्या करना होता है? फार्मेसी टेक्नीशियंस की भी सारी एक्टिविटीज को वो सुपरविजन और उनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हॉस्पिटल फार्मेसी होगी।
नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेसी। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, उन्होंने क्या डेफिनेशन बनाई है? क्लिनिकल फार्मेसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीजेज। किस डिजीज में आपने कौन सी ड्रग देनी है, तो ये क्लिनिकल, इसको क्लिनिकल बोलते हैं। क्लिनिक से निकला है ना, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया, बुखार में उसने आपको पैनाडॉल दे दी, ठीक है, क्या हुआ? स्पेसिफिक डिजीज आपने बताई जाके कि बुखार हो गया, उसने स्पेसिफिक दवाई आपको दे दी कि पैनाडॉल खाओ जाके, ठीक है। तो इसी तरह अगली डेफिनेशन है, क्लिनिकल फार्मेसी इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज परफॉर्म बाय फार्मासिस्ट प्रैक्टिसिंग इन हॉस्पिटल। सर्विसेज जो मतलब जो सर्विसेज दे रहा होता है फार्मासिस्ट, कहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसी में, किसी नर्सिंग होम में, होम बेस्ड केयर सर्विसेज। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बिल्कुल बेड रिडन होते हैं, मतलब बेड पे होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, तो फार्मासिस्ट घर जाके उनको प्रॉपरली मेडिकेशन दे रहा होता है, वो भी क्या फार्मेसी टेक्नीशियन हो गया। जहां भी मैं फार्मासिस्ट की बात करूंगा आपके लिए अंडरस्टूड है कि वो फार्मेसी टेक्नीशियन भी उसी डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। क्लिनिक्स में फार्मासिस्ट होते हैं, देखा है डॉक्टर का क्लिनिक होता है, साथ फार्मेसी होती है, ठीक है। डॉक्टर लिख के दे देता है मेडिसिन, फार्मासिस्ट वहां से डिस्पेंस कर देता है क्लिनिक्स में, ठीक है। एनी अदर सेटिंग्स वेयर मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड एंड यूज्ड, जहां जहां मेडिसिन का जिक्र आएगा, बीमारियों का जिक्र आएगा, इसका मतलब है ये क्लिनिकल फार्मेसी है, भले वो हॉस्पिटल हो, घर हो, क्लिनिक हो, कुछ भी ऐसा सेटअप हो, ठीक हो गया। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है। जो हॉस्पिटल में काम कर रहा था उसको क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसी तरह जो क्लिनिकल फार्मेसी है, क्लिनिकल सेटअप में काम कर रहा होगा, उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की? मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस वो जो फिजिशियन ने किया है, एमबीबीएस डॉक्टर ने आपको चेक किया और प्रॉपर्ली डायग्नोज कर दिया आपको ये बीमारी है, उसकी जो मेडिकेशन उसने लिखी है, खुदा न खास्ता वो पता नहीं किस टेंशन में था, वो उसको कोई मिसहैप हो गया, उसने वो बड़ी परेशानी में था, उसने जल्दी जल्दी मरीज चेक किया, उसको कोई ऐसी बुरी खबर मिली, वो जल्दबाजी में उसने, खुदा न खास्ता, मैंने ये नहीं कह रहा कि वो हो सकता है, इंसान है ना जी, गलती भी हो सकती है, उसने कोई गलत मेडिसिन लिख दी। फार्मासिस्ट का काम है उस मेडिकेशन को या उस प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना कि जी ये जो बीमारी थी वाकई उसके अगेंस्ट यही मेडिसिन बनती है, यही एंटीबायोटिक बनती है, या कुछ भी है जो भी बनता है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई मिस्टेक है, वो उससे फोन पे रब्ता कर ले, उसके पास चला जाए, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। आपने एट द एंड क्या है, हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, हमने मरीज की हेल्थ केयर के लिए कुछ भी करना है, आप उसके पास जाके करेक्ट करवा लें, ठीक है। नहीं तो वो कोई आर्गुमेंट करेगा आपके साथ कि जी ये नहीं, मैंने इसलिए नहीं, इस वजह से लिखी है, हो सकता है वो चीज आपकी नॉलेज में ना हो, वो आपकी नॉलेज में इजाफा कर दे, ठीक है। तो रिव्यू करना उसको, ये नहीं है कि हर पे आखिर है, जो डॉक्टर ने लिख दिया वो नौजुबिल्लाह खुदा है, उसने जो लिख दिया बस वही है, वो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलत है। 3 लोगों की चेन होती है हमेशा, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ना, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्स, ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, ठीक है, ये त्रिकोण है। इन तीनों में कहीं भी मिस्टेक हो सकती है और उसको कोई भी ठीक कर सकता है। हो सकता है आप दोनों से मिस्टेक हो जाए, फिजिशियन से भी, फार्मासिस्ट से भी। नर्स इतनी एक्सपीरियंस थी, उसने दोनों को आके कंसल्ट किया कि सर आप दोनों ने ये चीज ओवर थ्रू कर दिया, आपने बिल्कुल ओवर सी कर दिया, आपने देखा ही नहीं कि ये इस तरह नहीं था, ये तो ऐसे है। आप दोनों को उसके साथ वो, बल्कि उसका थैंक यू करना चाहिए कि जी पेशेंट बच गया हमारी इस गलती की वजह से। तो बाहर मुल्कों में तो ये बहुत स्ट्रिक्टनेस है जी, इस मुल्क में कोई पूछता नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रोफेशनली जो एथिकल तरीका है वो यही है कि आप सारे रिव्यू करेंगे उसको। स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है ड्रग इंटरैक्ट, इंटरैक्ट का मतलब आपस में इंटरैक्ट करना। कोई 2 मेडिसिन ऐसी हैं जिनके आपस में एडवर्स इफेक्ट्स हैं, दोनों इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए, उसको भी आप देखेंगे कि गलती से कहीं फिजिशियन ने दोनों ऐसी मेडिसिन तो नहीं लिख दी। आप देखें कि पेशेंट्स को शुगर भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, 8-8, 10-10 मेडिसिन वो ले रहे होते हैं, खुदा न खास्ता उन 8-10 मेडिसिन में से कोई 1-2 मेडिसिन ऐसी तो नहीं है जिनका आपस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, कि वो जब आप इकट्ठी लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, या उनकी वजह से कोई तीसरा आपको साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको आप क्रिटिकली, इसको कहते हैं क्रिटिकल रिव्यू करना, बहुत गौर से। आपको नॉलेज भी, ये सब कैसे होगा जब आपको नॉलेज होगी ड्रग्स की, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप क्या, मेरी तरह आप नालायक आदमी है तो क्या आप रिव्यू करेंगे कि जी ये ड्रग इस ड्रग के साथ नहीं देनी चाहिए, इसके लिए आपकी नॉलेज आपका अपडेट होना चाहिए। तो इस तरह के अब सेंटर्स भी काफी बने हुए हैं, वहाँ फोन करें, वो आपको नॉलेज दे, आप उनको बताएं जी मैं ये 10 मेडिसिन ले रहा हूँ, वो फार्मासिस्ट इतने एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको देख के बताते हैं हाँ जी इनका आपस में कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं, आप ले सकते हैं, या होगा तो बता देंगे कि जी ये दोनों ड्रग्स आप इकट्ठी ना लें, एक खाने से पहले ले लें, एक खाने के बाद ले लें, या दोनों में गैप कर दें।
तो इस तरह करें, ये ड्रग इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, मतलब ड्रग्स, कोई ड्रग के आपकी बीमारी के साथ कोई एडवर्स इफेक्ट्स है, वही मतलब साइड इफेक्ट्स आप कह लें, तो वो यूज ना करें, या वो कैसे यूज करें। कुछ मेडिसिन दूध के साथ नहीं लेनी होती, कुछ लेनी होती हैं, तो ये सारी चीजें जिनमें आयरन होता है उसको कहते हैं आप दूध के साथ ना यूज करें। तो ये सारी चीजें जिनका आपने ध्यान रखना होता है। फार्मा को इकोनॉमिक स्टडीज, मतलब कौन सी ड्रग, अब एक बेचारा गरीब पेशेंट है, दिहाड़ीदार मजदूर है, उसको आप मल्टीनेशनल ड्रग लिख दे 1200 वाली, तो जुल्म है ना उसके साथ। आप उसी का जेनरिक देखें 120 रुपए वाली उसको लिख दे, वो भी सेम सॉल्ट है, सेम सॉल्ट है, बस क्या है बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप गरीब, आपका काम क्या है कम्युनिटी फार्मेसी पे, आप इसलिए बैठे हैं ना कि आप सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं पेशेंट की। आप देख रहे हैं वो बेचारा सारा दिन खड्डे खोद के आया, उसको मिले ही 500 रुपए, वो 2000 की दवाई कहाँ से लेगा, उसको मैं दवाई नहीं दूंगा, वो मर जाएगा। आप उसको बिल्कुल चेंज करें। डॉक्टर ने अगर, पहली बात तो ये डॉक्टर का काम भी था उसको देखना, उसको वो मेडिसिन रिकमेंड करता, या अपने पास से फिजिशियन सैंपल दे देता उसकी कंडीशन को देखते हुए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको, उसके सॉल्ट को सेम, सॉल्ट सेम होगा, ठीक है, कंपनी डिफरेंट होगी जिससे ब्रांड नेम चेंज हो जाएगा, बाकी जो सॉल्ट उस पर लिखा होता है वो सेम होगा दोनों का। आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क डायरेक्टली विद डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स के साथ वर्क करते हैं। क्लिनिक है ना, असल में क्लिनिक में होंगे डॉक्टर्स, उनके साथ मिलकर आप काम करेंगे। अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स में नर्सेज आ जाती हैं, एंड पेशेंट्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। टू इंश्योर दैट द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट्स आर बेस्ट फॉर हिज हर ट्रीटमेंट। ये तीन लोगों का काम क्या है, वो बेस्ट मेडिसिन उनको दी जाए जो उनकी बीमारी के लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी पहले भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ, इसको जरा जल्दी से लेके चलेंगे। इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, ठीक है जी। पिलर्स कहते हैं मेन मेन जो आपके थंब जिसको कहते हैं उर्दू में। इन दिस, अच्छा इसमें ना कुछ चीजें ठीक करते जाइएगा, इसके बाद ना फार्मेसी प्रोफेशन के बाद फुल स्टॉप है, और इन दिस का ना आई कैपिटल है, ये नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है। इन दिस स्पेशलिटी, स्पेशलिटी का मतलब कम्युनिटी फार्मेसी की स्पेशलिटी, वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। मैंने आपको बताया ना डिफरेंट कम्युनिटीज, आपकी जहाँ दुकान है फार्मेसी की, वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज है, लोग रहते हैं, ठीक है, उनको आपने गाइड करना, उनके लिए सारी चीजें, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड गोल ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी आर, क्या क्या होने चाहिए ड्यूटीज, प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, ठीक है, जो उनकी जेब इजाजत देती है उस हिसाब से उस क्वालिटी की मेडिसिन आप उनको दे दें। नेक्स्ट, प्रोवाइड गार्डन्स एंड दोनों वर्ड्स काट दें, ठीक है, ये बनता है प्रोवाइड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन यूज, ठीक है। ये गार्डन्स और एंड काट दें, ये अजीब सा वर्ड है, ये कुछ लॉजिक नहीं बनती। प्रोवाइड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन यूज, क्या मतलब, जो भी मेडिकेशन उनको दी गई उनके बारे में काउंसलिंग करें। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जी इस मेडिसिन से आपको यूरिन रेड कलर का आ सकता है, स्वेट वगैरह, डिफरेंट जो बॉडी सिक्रीशन है आपकी, पसीना, थूक, ठीक है, पेशाब वगैरह, ये सब की कलरेशन रेड हो जाएगी सिर्फ उस टाइम तक जब तक आप ये मेडिसिन यूज करेंगे। आपकी बीमारी ठीक हुई, आपने मेडिसिन छोड़ी, आपका यूरिन वापस नॉर्मल कलरेशन पे चला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने गाइडेंस देनी है उनको। गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, ठीक है जी, आप अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं, अपनी वैक्सीनेशन कराएं, मसलन कोरोना से रिलेटेड, हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड, ये सारी गाइडेंस आप वक्तन फवक्तन उनको देते रहें कि वैक्सीनेशन अच्छी होती है, छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं। ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स लगाएं उनके लिए, ठीक है। उसमें क्या करें, आप उनका बीपी चेक कर दें, उनकी शुगर चेक कर दें। तो आपको जिसको लग रहा होगा जी बीपी हाई है, उसको बोले जी आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जिसके शुगर, आप उसको लीजिए डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं, शुगर वाले डॉक्टर को चेक कराएं। ये चीजें उनकी गाइडेंस के लिए। इसी तरह ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स उनके साथ, किसी सीनियर बंदे को बुला के उनके लिए सेमिनार करवा दिया, कोई टॉक्स रखवा ली, जिससे उनकी नॉलेज में इजाफा हो जाए कि जी आप ये खाने की चीज़ों में परहेज करें, ये ना खाया करें। ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, शुगर वाले पेशेंट्स को इन चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ें ये कम्युनिटी में आ जाता है। किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली प्लीज ये फरमानुल्लाह अपना माइक प्लीज ऑफ कर ले। कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। कम्युनिटी अब दो फार्मेसियों में फर्दर डिवाइड हो रही है, रिटेल और होलसेल। मैंने आपको बताया था रिटेल फार्मेसी वाले होलसेल वालों से परचेज करते हैं, होलसेल वाले डायरेक्ट कंपनीज से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं। दोनों अपना अपना प्रॉफिट रख के आगे कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, रिटेल वालों को 15% प्रॉफिट मिलता है, मसलन आम जबान में बताऊं, 100 रुपए पे उनको 15 रुपए बच रहे होते हैं। एक मेडिसिन की डब्बी पे लिखा है ये 100 रुपए की है,
उसमें आपको उस पर 100 ही लिखा होगा, आपको 85 रुपए की मिल रही होगी, 85 रुपीज की, 15 आपका कमीशन है उसमें। तो ये क्या आंसर, इसको कहते हैं फिक्स्ड परसेंटेज, ये ऊपर नीचे नहीं होगी। इसी तरह जो होलसेल वाले हैं उनको और कम रेट में मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल उनको मेडिसिन की डब्बी पे लिखा है 100 रुपए, उनको मिल रही है 80 रुपए की, 80 रुपीज की, ठीक है। वो अपने 5 रुपए कमीशन रख के आगे रिटेल फार्मासिस्ट को 85 की बेच देंगे, ठीक है। इसी तरह ये सिस्टम सारा चल रहा होता है। हो सकता है ज्यादा भी हो मार्जिन, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इनकी ये जो है ना डेफिनेशंस में भी यही लिखा हुआ है, इट इज द business oriented type of pharmacy where medicines are taken from distributors or wholesalers and provide to general public on fixed percentage। इसी तरह wholesaler भी यही है, business oriented pharmacy where the medicines are taken from manufacturer or distributor। मैन्युफैक्चरर कौन होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, ठीक है। या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे, जो डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेते हैं, फिर वो इनको देते हैं होलसेल वालों को, ये फिर आगे रिटेल वालों को, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड टू द मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स इन बल्क ऑन फिक्स परसेंटेज। बल्क का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट पे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे आ जाए जी, क्या होती है ब्रांच। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द फंडामेंटल, पेज नंबर 9 है ये, इज द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। फंडामेंटल बैकबोन, इसका मतलब होता है फंडामेंटल, कोई भी चीज होती है बुनियादें होती है, बुनियाद क्या है। देखिए जी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही जाके सारी मेडिसिन बनती है, वहीं से आगे सारा काम शुरू होता है। मेडिसिन ही नहीं होगी आगे फार्मेसी का क्या काम है, ना स्टोर होंगे, ना मेडिसिन होंगी, ना फार्मेसीज होंगी, ना हॉस्पिटल। फार्मेसी में भी कुछ नहीं होगा जब तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिसिन बना के इनको देगी नहीं, ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल कहते हैं बल्क स्केल, बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों की क्वांटिटी में बैजेस बनते हैं, ठीक है, जो पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सर्कुलेट होते हैं, जहां जहां बनते हैं। अच्छा, और इसकी एक और डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज अ डिसिप्लिन, कहते हैं ब्रांच को, विच इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कैसे उसको मैन्युफैक्चर करना है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप हो गई, अब क्या करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है डिफरेंट जगह पे, ठीक है, ड्रग्स को। फर्स्टली इन पाकिस्तान द मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड मैनुअली। मैनुअली का मतलब हाथों से बनाई जाती थी, ऐसी मशीन थी जो हाथों से ही आप टैबलेट बनाते थे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, कम क्वांटिटी बनती थी बहुत ज्यादा टाइम में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस, साइंस ने तरक्की की, सेमी ऑटोमेटिक मशीन रिप्लेस द मैनुअल वर्क, ठीक है, जो हाथ से किया जाने वाला काम था वो मशीनों ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। बिजली से चलती है वो, और वो कई गुना ज्यादा मिकदार में मेडिसिन बना लेती है बहुत कम टाइम में, ठीक है। जो चीज आप हाथ से दिन में 1000 गोली बनाते थे, वो करोड़ गोली दिन में बना लेगी, मशीन है ना जी। मशीन का आपने एक सॉफ्टवेयर पे सेट कर दिया, वो धड़ाधड़ उसी तरह अपने रॉ मटेरियल लेती जा रही है और मेडिसिन बनाती जा रही है, ठीक हो गया। वेरियस डिपार्टमेंट्स इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, अब बहुत सारे, एक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, may have their own department based on their requirement, ठीक है। A typical pharmacy industry contains following departments: प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो टैबलेट्स की भी, कैप्सूल्स की भी, ठीक है, और सिरप्स की, इंजेक्शंस की, ठीक है, डिफरेंट एरिया। अब जो टैबलेट एरिया, उसमें सिर्फ टैबलेट ही बनेगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एरियाज डिफाइन किए हो जाते हैं, ये टैबलेट एरिया है जी, ये कैप्सूल फिलिंग एरिया है, ये सिरप एरिया है, ठीक है, ये इंजेक्टेबल एरिया है। किसी भी एरिया में कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं बन सकती। टैबलेट वाली में आप कैप्सूल नहीं बना सकते जब तक वहां टैबलेट्स बन रही है। टैबलेट्स बना लें आप, उनको सब चीज रिमूव करके फिर आप कोई नई चीज बनाएं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हर किसी की ना डिफरेंट मशीन्स होती हैं। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन और होती है, कैप्सूल फिलिंग मशीन और होती है, सिरप फिलिंग मशीन और मिक्सिंग मशीन और होती है, इसी तरह इंजेक्टेबल्स वाली मशीन ही हो। इसीलिए ये सारे एरियाज भी डिफरेंट होते हैं। इंडस्ट्री ने एलोकेट किए होते हैं डिफरेंट एरियाज, वहां पे वही मैन्युफैक्चरिंग दिन रात चल रही होती है, इसलिए वो उसको चेंज नहीं करते। हर जगह को अलग डिफाइन उन्होंने किया और वहां पे वही काम होता है। इसी तरह नेक्स्ट है वेयर हाउस। सबसे पहले इन सब चीजों के करने के लिए रॉ मटेरियल आना चाहिए ना। कोई भी प्रोडक्ट आपने बनानी है, पहले रॉ मटेरियल मंगाएंगे आप, खाम माल जिसको बोलते हैं। आपके पास पाउडर फॉर्म में सारे केमिकल्स आ जाएंगे, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, वो वेयर हाउस कहलाता है, जहां पे उनको स्टोर करते हैं। इसी तरह जब बिल्कुल फिनिश फॉर्म में आ जाती है, पैकेजिंग हो गए प्रोडक्ट, उसको भी वेयर हाउस में ही रखते हैं। क्यों, जब भी ये जो कंटेनर्स आते हैं ये वेयर हाउस में ही उतरते हैं, और फिनिश प्रोडक्ट भी वेयर हाउस से ही वापस कंटेनर्स में लोड होके पूरे मुल्क में या दूसरे पोर्ट्स पे भी जाती है, कंटेनर्स में लोड होके मेडिसिन, ठीक है।
तो वेयर हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसका बहुत अहम रोल है। हर स्टेप पे जाके डोजेज फॉर्म में किसको बोल रहा हूँ, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इनको डोजेज फॉर्म भी बोलते हैं आम फार्मास्यूटिक्स की जबान में, ठीक है। हर स्टेप पे जाके उसकी क्वालिटी को चेक करना कि जी किसी स्टेप पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही, क्वालिटी कहीं इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। हर स्टेप पे ये क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनको जिस तरह इंस्पेक्टर होते हैं ना, इनका काम होता है, ये छापा मार टीम होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में छापा मार देंगे जाके, बल्कि हर घंटे के बाद इनका छापा होता है कि जी हर घंटे के बाद वो प्रोडक्ट की हर चीज को चेक कर रहे होते हैं। उसकी अगर टैबलेट है फर्ज करें, वो टूटी हुई तो नहीं है, वो कहीं से सॉलिड ही है बिल्कुल, वो कहीं से लिक्विड फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट हो रही, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं आ रहा, उसकी टेस्टिंग लगाते हैं जाके कि वो बॉडी के अंदर जाके जब उसने डिसॉल्व होना है तो वो आर्टिफिशियल उसको बाहर एनवायरनमेंट देते हैं लिक्विड में, और उसको स्टिरिंग करके देखते हैं बाकायदा कि जी ये उसी टाइम पे जिस टाइम पे हम कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो मीडियम है ये 3 घंटे में डिसॉल्व हो जाएगी, खुदा ना खास्ता वो बॉडी में जाके डिसॉल्व ही ना हो, डिसॉल्व ही नहीं होगी तो इफेक्ट कैसे देगी, ठीक है। ये सारी चीजें क्वालिटी वाले चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसको R&D कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिसर्च R से, D फॉर डेवलपमेंट, कि जी नई प्रोडक्ट कोई बनानी है तो उस पर वो बहुत काम कर रहे होते हैं, या ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं उनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और पेशेंट के लिए इकोनॉमिकल कैसे बनाया जा सकता है, और ज्यादा अपीलिंग पैलेटेबल कैसे बनाया जा सकता है। खुदा ना खास्ता आजकल ये डेंगू के लिए एक सिरप है, पपाया लीव्स आपने सुना होगा, पपाया पपीते का ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा कड़वा है। अभी तक उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि किस तरह इसको ऐसे फ्लेवर में लाया जाए कि वो इसकी क्वालिटी के साथ भी इंटरफेयर ना करे, इसके साथ ड्रग इंटरेक्शन भी ना करे, और पेशेंट इजीली वो ले ले, क्योंकि बुखार में वैसे ही पेशेंट का जो है ना वो मुंह कड़वा हो रहा होता है, वो और कड़वी चीज तो खा नहीं सकता, उल्टी हो जाती है। ये काम होता है R&D का कि अपनी प्रोडक्ट को किस तरह और ज्यादा बेहतर फॉर्म में लाएं कि वो इजी टू इनटेक हो पेशेंट के लिए। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये तो हर जगह पे बहुत जरूरी होता है, हायरिंग फायरिंग के लिए लोगों ने ही काम करना है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उनके क्या अलाउंसेज हैं, क्या राइट्स हैं, कैसे करना है, कितने बजे छुट्टी करनी है, कितने बजे आना है, ये सारी चीजें वो डिपार्टमेंट देखता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब इनके बारे में फर्दर इनको डिटेल में बताया गया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, it is the department of pharmaceutical industry where medicines are formulated and then manufactured according to specification. According to specification का मतलब होता है ये इसकी ना बुक्स हैं बाकायदा, जिसको फार्माकोपियाज कहते हैं, फार्माकम्पेंडियाज कहते हैं। इनमें क्या होता है, स्टैंडर्ड्स हैं ये सारी, कि इस दवाई को इस तरीके के मुताबिक, ये नहीं कि हर बंदा अपनी मर्जी से जो है ना इतनी क्वांटिटी में ये डाला, इतनी में ये डाला और बना दिया। फार्माकोपिया वो होती है जिसमें पूरे प्रोसीजर्स लिखे होते हैं कि इतने ग्राम ये लेंगे आप, इतने ग्राम ये लेंगे, इसको इतने टाइम तक मिक्स करेंगे, ये पूरा एक स्टैंडर्ड बना हुआ होता है। उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी कंपनी बनाएगी सेम SOP फॉलो करते हुए बनाएगी, उसी हिसाब से उनकी टेस्टिंग के प्रोसीजर्स होते हैं कि जी ये हमने प्रोडक्ट बना ली है, आप किसी भी, ये हमारे प्रोसीजर है, हमने इसके अकॉर्डिंगली चेक किया हुआ है, 90 to 100% इसकी एफिकेसी है, या इसमें इतनी प्योरिटी है, ये इतनी प्योर है ड्रग, आप चेक कर ले। तो कोई भी बंदा उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो सारी टेस्टिंग करे, आपको पता चल जाता है इसके अंदर कितने % ड्रग मौजूद है भी या नहीं भी है। तो ये ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज जितनी भी अथॉरिटीज हैं ये भी इसी तरह चेक करती हैं। तो ये सारी चीजें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन बन रही होती हैं। प्रोडक्शन सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, पहले भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। टैबलेट सेक्शन अलग होता है, कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शन, इंजेक्टेबल कहते हैं इंजेक्शंस वगैरह जो भी हो रहे होते हैं आपके, ये ड्रिप्स भी जो है ना वो इंजेक्टेबल्स में ही आ जाती हैं, क्योंकि वो चीजें जो डायरेक्ट आपके खून में या आपके मसल्स में लग रही होती हैं, ठीक है। दो ही तरह के इंजेक्शन होते हैं, इंट्रामस्कुलर जो मोस्टली यूज होते हैं, और इंट्रावेनस IV जिसको बोलते हैं। तो इसलिए ये इंजेक्टेबल्स में होती है, डायरेक्ट सिरिंज के जरिए इंजेक्ट हो रहे होते हैं। जो मसल्स में होते हैं उनको IM कहते हैं, इंट्रामस्कुलर, और जो IV होते हैं इंट्रावेनस। इसी तरह सिरप सेक्शन, ये सारे सेक्शन अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की स्टेराइल कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं। सबसे ज्यादा स्टेराइल कंडीशन इंजेक्टेबल की होती है। क्यों? वो डायरेक्ट आपकी ब्लड में जा रहा होता है, खुदा ना खास्ता उसमें कोई भी जर्म चला गया या इस तरह की चीज, वो डायरेक्टली आपके जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है आपके। तो उसकी जो है ना हाइजेनिक कंडीशंस बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा स्टेराइल होता है, बहुत ज्यादा क्लोथिंग्स का आपको ख्याल रखना होता है, प्रेशर, एयर प्रेशर बहुत मेंटेन होता है। ये फिर आगे डिटेल में देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। अभी फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका क्या है। तो वेयर हाउस के बारे में वो बता रहे हैं। वेयर हाउस क्या है?
पेज नंबर 10 पे आ जाए। इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब होता है? कुछ केमिकल्स आते हैं जिन पे लिखा होता है कि जी इसको इतने से इतने टेम्परेचर पे रखें। मेडिसिन पे भी आपने अक्सर देखा होगा, ये जी 2 to 8 डिग्री पे रखें, इसको अंडर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। ठीक है, तो इन सबको मेंटेन करना होता है। ये जहां भी लिखा होगा वहां आप चिलर लगाएंगे या ऐसी टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे कि उससे क्यों, उससे ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो वो समझे कि वो रॉ मटेरियल अगर उस टेम्परेचर से एक्सपोज हो गया तो वो वेस्ट हो जाता है। वो जस्ट आपके पास ड्रम्स तो पड़े हुए हैं लेकिन उसकी एफिकेसी कोई नहीं है। उसको आप भले उससे ड्रग भी बना लेंगे लेकिन जब भी वो टेस्टिंग लेबोरेटरी जाएगी जीरो रिजल्ट आएगा उसका। आप आपकी ड्रग, आपकी वो मेडिसिन बैन हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत ख्याल रखती है। चिलर्स लगाती हैं, एसी लगाती हैं, सारी चीज़ें सेंट्रली उसको एयर कंडीशन रखती हैं, टेम्परेचर थर्मामीटर्स लगे होते हैं जगह जगह। जैसे ही वो ऊपर नीचे होने लगता है वहाँ पे पूरे ये क्वालिटी के लोग घूम रहे होते हैं, वो मेंटेन करवाते हैं। स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं इनके बहुत बड़े बड़े, खुदा ना खास्ता ब्रेक डाउन हो जाए, लाइट चली जाए तो ये स्टैंड बाय जनरेटर फौरन चलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? उनकी अरबों रुपए की वो जो है ना वो केमिकल्स वहां पड़े हुए रॉ मटेरियल्स, तो वो खराब नहीं होने देते उनको। ठीक है जी, यहाँ तक बात होगी। वेयर हाउस, नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स इज परफॉर्म टू चेक देयर क्वालिटी। ठीक है, एनालिसिस कहते हैं डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स के। अब जिस कंपनी ने रॉ मटेरियल भेजा है उसने अपने टेस्ट बता दिए जी, अगर आपने मेरी एफिकेसी चेक करनी है रॉ मटेरियल की कि ये कितने पानी में है, ठीक है जी, और कितना इफेक्टिव है, ये टेस्ट आप परफॉर्म कर लें, आपको पता चल जाएगा। आप आपकी बिल्कुल, हम अभी अपनी प्रोडक्ट बनाने से पहले पहले रॉ मटेरियल को टेस्ट करते हैं। हाँ जी, ये उस क्वालिटी का भी है, ऐसा ना हो इतना पैसा भी जाया करें, इतनी बिजली भी लगे, इतनी मशीनें चले, इतने वर्कर्स का टाइम लगे, हम फिनिश प्रोडक्ट पे जाके चेक करें तो जी जीरो एफिकेसी। तो हम पहले स्टेप पे ही रॉ मटेरियल पे ही चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन बिटवीन भी करेंगे, जब प्रोडक्ट बन रही होगी तब भी उसके टेस्ट करते रहेंगे और फिनिश फॉर्म में भी करेंगे, हर जगह पे। आप जी सफीउल्ला, आपने कोई क्वेश्चन है पूछे? सफीउल्ला, मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी सर। जी जी, पूछे पूछे। सर क्यों? क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये हाथ क्यों खड़ा किया यार? ये जो हैंड रेज किया हुआ है ना, इसको ये मत किया करो, उल्टे सीधे बटन ना दबाया करो। चलो म्यूट कर सही दो है। अपना वो। ठीक है, चलें जी हो नेक्स्ट। गया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है। ठीक है, द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ न्यू मेडिसिन। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बता दिया, नई मेडिसिन की दरियाफ्त में R&D का काम यही होता है, रिसर्च में लगे रहते हैं। कोई नया सॉल्ट मिल जाए किसी, फॉर एग्जाम्पल कैंसर के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, ब्रेन की डिजीजेज है बहुत ज्यादा, अल्जाइमर डिजीज, शिजोफ्रेनिया, ये डिफरेंट ऐसी डिजीजेज हैं जिनके अभी तक जो है ना वो दरियाफ्त नहीं हुए इलाज, इस पे काम कर रहे होते हैं। या फिर और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है उनमें जो फ्लॉज रह गए हैं उनको डील कर रहे होते हैं कि उनको किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैंने बता दिया, दिस सेक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ द इंडस्ट्री, एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मैनेजिंग ऑल रिकॉर्ड्स वगैरह। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग शीपिंग ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कर रही होती है। फॉरेंसिक फार्मेसी क्या है? द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग मेडिसिन लॉज। ठीक है, पहले भी मैंने बताया फॉरेंसिक की टर्म, जहां भी जितने भी ड्रग से रिलेटेड लॉज हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। नोन एज फॉरेंसिक फार्मेसी। द फॉरेंसिक फार्मेसी डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी, लीगल जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे डील करती है। द एस्पेक्ट्स ऑन विच, अच्छा इसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस के बाद फुल स्टॉप है और द एस्पेक्ट्स का टी कैपिटल कर लें, ये नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया। द एस्पेक्ट्स ऑन विच फॉरेंसिक स्ट्रेस डाउन आर फॉलोइंग। ठीक है, वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे फॉरेंसिक फार्मेसी बहुत ज्यादा जोर डालती है, वो क्या है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, उन्होंने क्या करना होता है? सारी फार्मेसीज को भी चेक करना है, सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी चेक करना है कि वो प्रॉपर मेडिसिन बना रही हैं, जाली दवाइयां तो नहीं बन रही। जाली दवाइयां बनेंगी क्या होगा? लोग पिएंगे, बेचारे मर जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपके मुल्क के लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसको ड्रैब बोलते हैं आप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह अमेरिका की FDA है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। ठीक है,
तो ये सारी अथॉरिटीज होती है, ये छापे मारते हैं इनको, जहाँ कंप्लेन बेस भी हो सकती है। कुछ लोगों ने कोई मेडिसिन यूज की, उसके साइड इफेक्ट होने लग गए उनको, उन्होंने कंप्लेन की जी ये मेडिसिन से हमें साइड इफेक्ट हो रहे हैं, हमें लगता है ये जाली है, वो मेडिसिन उठाएंगे। ये ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है इनकी, डीटीएल, अक्सर आपने इश्तिहार देखे होंगे, डीटीएल में वैकेंसीज आई हुई है फार्मासिस्ट की, वहां ये ले जाके चेक करते हैं अप टू द, वो सारे गिवन ए टेस्ट, किस किस टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर जहां उनको फर्क मिलता है, मतलब फर्ज करें उसकी एफिकेसी है 20%, होनी चाहिए 90%, उन्होंने कंपनी ने क्लेम की हुई है, वो कंपनी भी सील कर देंगे, वो मेडिसिन भी पूरी मार्केट से उठा लेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जुर्माने करेंगे, सील भी कर सकते हैं फैक्ट्री को, ठीक है। इसी तरह हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, फर्ज करें आपने ये कोई फार्मेसी का कॉलेज बनाना है, ठीक है, वो भी सारी ये चीजें लीगलाइज, ये जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, अब जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पंजाब के अंडर आता है, ये सब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है ना, ये लोग पहले इंस्पेक्शन करते हैं सारा, फिर आपको लाइसेंस देते हैं कि जी आप खोल सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री भी, कोई आपने कोई बंदा कहता है मैंने इंडस्ट्री बनानी है, वो सारी इंस्पेक्शन होगी, चेक करेंगे फैसिलिटी पूरी है, जगह जितना एरिया पे बननी चाहिए थी पूरी है, अंदर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया की स्पेस इतनी है कि वहाँ पे आराम से मैन्युफैक्चरिंग हो सके, कैप्सूल एरिया, स्टेराइल एरिया, इंजेक्टेबल सिरप मैन्युफैक्चरिंग, सारा विजिट करेंगे, तसल्ली करेंगे अपनी, सारे देखेंगे जी कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जहाँ पे हीटिंग सिस्टम की जरूरत है लगे हुए हैं, क्वालिटी कंट्रोल लैब में सारी मशीनरी पूरी है, मतलब HPLC है, यूवी, डिफरेंट मशीन्स होती हैं जिन पे आप इन सारी ड्रग्स की टेस्टिंग करते हैं। जब वो सब कुछ ओके करेंगे फिर आपको लाइसेंस देंगे, वो भी सारी ड्रग इंस्पेक्टर्स, ड्रग कंट्रोलर्स, इस तरह की टीम होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग मेडिसिन, ठीक है। अब ये जो फार्मेसीज पे लाइसेंस मिलता है, फार्मेसी आपने खोल ली है, आपने कोई मेडिकल स्टोर बनाना है, ठीक है, तो भी वो ड्रग इंस्पेक्टर आगे विजिट करेगा सारी चीजें, और तो फिर आपको लाइसेंस देगा। ये तकरीबन सारी ब्रांचेस हो गई हैं यहाँ तक, तो 5-6 पेजेस आज हमने कर लिए हैं, यहाँ तक देख लें। बस हम अभी ऑफ करेंगे, तो काइंडली देख लें, किसी को कोई चीज हो, कोई क्वेरी हो अभी तक तो पूछ लें सब। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर हम जो लैब में कोई बनाते हैं, जिस तरह हम कोई टैबलेट बनाते हैं या कैप्सूल, तो वो हम यूज कर सकते हैं या क्या नहीं सीन है उसका? नहीं, वो यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस सब के लिए स्टेराइल कंडीशन चाहिए, स्टेराइल मतलब होता है फ्री ऑफ जर्म्स होनी चाहिए वो जगह। यहाँ पे अभी ऐसा सच हम आपको जस्ट सिखाने के लिए बताते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम वो कंडीशन यहाँ मेंटेन नहीं कर सकते ना, वो बहुत ही इंडस्ट्री में तो बहुत हाई लेवल की वो प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं, इसी हवाले से उन्होंने सारी चीजें जर्म्स फ्री रखा होता है सारा एनवायरनमेंट। आपने देखा है वो प्रॉपर ड्रेसिंग, उसको डांगरी बोलते हैं, वो पहन के वो अपने एरिया में जाते हैं, ठीक है ना। वो जहां तक होता है कि वो पूरा एयर बाथ लेके जाते हैं, वो इतनी हाई प्रेशर एयर होती है कि वो आपके सारे कपड़े आप उतार के ना फिर वो लेके जाते हैं, ताकि आपके जिस्म पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो भी उतर जाते हैं, फिर वो आपको उस फैसिलिटी में जाने देते हैं। तो ये हम जस्ट आपको एग्जाम्पलरी तौर पे बता रहे होते हैं कि वहां पे ऐसे बनती है, तो आप देख ले, तो आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको पता नहीं है ना उसमें जर्म्स वगैरह ना हो, तो यूज आप नहीं करेंगे वो। अच्छा सर, ठीक। ठीक है, दूसरा देखें जी, ये अभी ऑनलाइन